हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और अब मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे हम एसीएफ एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो बिल्कुल ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं लगभग सभी टॉपिक्स हम लोग 3 टीचर्स हैं तो तीनों मिलके इस टॉपिक्स को पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री को, जहाँ पे मैंने पहला टॉपिक सिलेक्ट किया है रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं दोस्तों, तो इसके वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्या कर लीजिएगा उसको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवर्तन होता क्या है, क्योंकि परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगा, और रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट ही होगा तब हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रारंभिक ज्ञान। सभी पदार्थ परिवर्तनशील होते हैं, हमेशा हर पदार्थ जो है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि एक वाटर को ही ले लो, ये 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कि 3 परिवर्तन होता है इसमें, ठोस, द्रव और गैस के रूप में, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। बिल्कुल ये 3 अवस्थाओं में चेंज होता है। तो इसी से ही हमारा जो अभिक्रिया है वो स्टार्ट होता है। तो चेंजेस हैं, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा, आकृति, अवस्था, रंग, गंध, एमपी, बीपी, उसका स्ट्रक्चर, इन सब का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसमें आ जाएगा ये फिजिकल चेंजेस। हमको हमारा मेन टॉपिक है केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया के बारे में, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या चीज़ है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, और यहाँ पे हो जाता है कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, यानी कि मैं लूंगा N2H2, यहाँ पे एक उत्प्रेरक ले लूंगा Fe, और ये हो जाएगा NH3। ये क्या है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो मैं ले लूंगा N2, यहाँ पे ले लूंगा 3 और यहाँ पे ले लूंगा 2, तो ये हो जाएगा बैलेंस, 2 टाइम्स NH3 अमोनिया जो है बन जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम रासायनिक बल गतिकी के अनुसार केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो केमिकल रिएक्शन टोटल 3 टाइप से होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो ये जान लेते हैं हम। तो इसमें होता क्या है, इसका एक परिभाषा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैं रासायनिक अभिक्रिया की वेग, दर, समय का अध्ययन करूँ, उसकी सांद्रता का अध्ययन करूँ। तो ये जो शाखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स हैं, मंद गति की गति, तीव्र गति और सामान्य गति की अभिक्रियाएं। रासायनिक बल गतिकी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के और बहुत सारे प्रकार हैं। तो मंद गति की अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रिया जो धीमे गति से संपन्न होती है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पे धीरे धीरे जंग लगता है, धीरे धीरे उसका जो रंग है वो काला होते जाता है, उसका भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसका जरूरत नहीं है वैसे अभी। तीव्र गति की अभिक्रिया जैसे कि H2Cl2 2 टाइम्स HCl, यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में ले लूंगा तो फटाफट वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर लेगा। फिर उसके बाद है एस्टर का जल अपघटन, यानी कि ये अभिक्रिया RCOOR, ये होता है एस्टर। इसका अगर मैं जल अपघटन कराऊं यानी कि HOH, तो ये बना लेगा, एक तो एल्कोहल बना लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, RCOOH और ROH। तो ये जो अभिक्रिया है वो सामान्य गति से होता है, एकदम धीमे गति से नहीं होता, नॉर्मल वेग भी। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। ये है हमारा मेन टॉपिक जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, इसको जानना भी जरूरी है। तो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर और वेग को डिफाइन किससे करते हैं, इसका एक छोटा सा सूत्र है जिसको मैंने लिख दिया है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर, उसके अनुपात के द्वारा निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है अभिकारक, रिएजेंट बोलते हैं इसी को, ये है हमारा अभिकारक और ये है उत्पाद, इससे हमें कोई प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को अगर मुझे अभिकारक से डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, ए और बी की सांद्रण में कमी, समय के अनुसार समयांतराल लिख दूंगा अपॉन में, या फिर सी और डी के सांद्रण में वृद्धि, समयांतराल। तो इसका अगर मैं डेरिवेशन लिखता हूँ तो डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, या फिर इसी को मैं लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन
dt। सेम ऐसे ही ये B का सांद्रण में जो परिवर्तन, यहाँ पे सांद्रण में कमी हो रहा है, इसलिए हम लोग माइनस का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल P अपॉन डेल टी, या फिर इसी को माइनस dB अपॉन dt भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें सांद्रता में वृद्धि को लिखना है तो मैं लिखूंगा प्लस में रहेगा ये, तो पहली सांद्रता में वृद्धि यानी कि उसमें ऐड होगा, तो डेल C अपॉन डेल टी, या फिर dC अपॉन dt। अगर d के अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल d अपॉन डेल t, या फिर मैं लिखूंगा d अपॉन dt। तो ये हो गया दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसके वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमारा जो ये हम टोटल 6 टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है अभिकारकों का सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन। अगर कोई अभिकारक का, किसी भी अभिकारक का सांद्रण अधिक है, उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के, यानी कि सांद्रता जितना बढ़ते जाएगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद है दूसरा अभिक्रिया की ताप, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिखा है अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है ताप के, यानी कि हमें एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि अभिकारक से हमें उत्पाद चाहिए, तो ताप का बहुत ही जरूरी होता है। और अधिकतर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो ताप पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि कर दूं तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो दोगुना हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है हमारा तीसरा टॉपिक उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक बहुत प्रकार के होते हैं, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं, या फिर कुछ उत्प्रेरक ऐसा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो दोनों टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके 2 टाइप्स बता दिए हैं, उत्प्रेरक वर्धक यानी कि प्रमोटर, उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक में क्या होगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगा उत्प्रेरक वर्धक के, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है यानी कि दर को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में मैं लूंगा N2 + 3H2, तो यहाँ पे मैं एक उत्प्रेरक लेता था Fe, इसी के साथ मैं एक लूंगा मोलिब्डेनम, जिसी को ही हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और इससे हमें 2 टाइम्स NH3 अमोनिया जो है मिल जाता है। उसके बाद है देखो उत्प्रेरक विष, यानी कि अभिक्रिया की दर व्युत्क्रमानुपाती होता है उत्प्रेरक विष के, यानी कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 निर्माण की संपर्क कक्ष विधि में जो आर्सेनिक का यौगिक है, आर्सेनिक के यौगिक इस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट कर देता है, यानी कि उत्प्रेरक विष का काम करता है। जैसे कि संपर्क कक्ष विधि में जो SO2 रहेगा, इससे हम SO3 बनाएंगे, तो यहाँ से 2 टाइम्स SO3 मिलेगा। यहाँ पे मैंने प्लेटिनम का क्या किया, एक उत्प्रेरक का यूज किया, और यहाँ पे ASO3 ये अशुद्धि होता है, H2O3 यह क्या कर देता है, इसकी उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट कर देता है। इस प्रकार ये क्या करता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर उसके बाद है 4th टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया का दाब, प्रेशर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर मैं दाब बढ़ाता हूँ तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो दर है वो बढ़ता है। दर समानुपाती होता है दाब के, यानी कि दाब बढ़ाऊंगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा तो अभिकारक के प्रभावी अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस अभिक्रिया की दर उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हम किसी भी प्रैक्टिकल लैब में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो किसी भी कंपाउंड का हम लोग बारीक चूर्ण पाउडर लेते हैं और एकदम कम से कम मात्रा में लेते हैं, ताकि हमें रिजल्ट जल्दी से प्राप्त हो। उसे एक ठोस बड़े बड़े चूर्ण के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको रिएक्शन अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। इसके बाद है विकिरण का प्रभाव,
इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये क्या इफेक्ट डालता है रासायनिक अभिक्रिया की दर पे, तो दर समानुपाती होता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के यानी कि विकिरण के। अगर मैंने सिंपली एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, H2 और Cl2, इसको मैंने अंधेरे पे कराया तो ये हमें 2 टाइम्स HCl तो मिलेगा, लेकिन अभिक्रिया जो है वो एकदम धीमा होगा, धीमा होने वाला है। लेकिन अगर मैंने H2 और Cl2 को सूर्य के प्रकाश के ऊपर से hmu लिखते हैं इसी को कराया, तो ये जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल फास्ट होगा या तेजी से, ये बिल्कुल स्लो होने वाला है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विकिरण का कितना प्रभाव है दर पे। तो टोटल इसके 6 टॉपिक्स हैं दोस्तों, और इसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इसे शेयर करके ज़रूरतमंद तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।